अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खदीजा राठौर। नाज़रीन, दारुल हुकूमत में अक्सर ही बात गश हो रही थी कि नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, और अब वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात की समरी की मंजूरी भिजवा दी गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ये तैनाती 5 साल के लिए की गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ चीफ ऑफ मार्शल की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें भी तोसी कर दी गई है। और ये बातगश ऐसी हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस नोटिफिकेशन को डिले करवा रहे हैं, लेकिन ऐवान सदर में भी अब इसकी मंजूरी दे दी गई है। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की मुलाकातों के हवाले से वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी मीडिया ब्रीफिंग की। उनका कहना था कि कैदी अगर गैर सियासी गुफ्तगू करे और उनकी गुफ्तगू जेल के बाहर डिस्कस हो तो फिर जेल इंतजामिया के पास ये इख्तियारात होते हैं कि वो कैदी को मुलाकात के लिए मिलने ना दें। इससे पहले हमने देखा था कि वजीर आला KPK सुहेल आफरीदी 9वीं दफा गए अडियाला जेल के बाहर और उन्हें बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी गई, और अब बानी पीटीआई की मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी गई है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, और इनके हमरा हैं मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है परवेज संदेला साहब, और जुल्फ़िकार अली बदर ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं ब्रिगेडियर साहब का। ब्रिगेडियर साहब, ये बात हो रही थी कि अफगानिस्तान और भारत को अब क्या पैगाम जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं। नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा था, दारुल हुकूमत में बातें हो रही थी कि नोटिफिकेशन कब आएगा, और अब वजीर आजम ने और सदर ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। क्या कहेंगे? अच्छी बात है कि 27वीं तरमीम में आपने देखा कि 4-5 दिन पहले जो जुडिशल हायर जुडिशरी में जो चेंजेस आए हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, उनके जजेस की अपॉइंटमेंट, कोर्ट को कायम करना, कोर्ट को शिफ्ट करना, उसकी लोकेशन पे उनकी हेयरिंग शुरू होगी, तो वो तो मामला हो गया। अब पीछे रह गया था ये जो मिलिट्री हाई कमांड का जो हायर स्ट्रक्चर है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वाला मामला, तो वो थोड़ा सा चंद दिन जरा वो लेट हुआ, और फिर उसकी वजह से बड़ी स्पेकुलेशन, डाउट्स वजह से शकूक और शुबहात क्रिएट हो गए। बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर इसके ऊपर तबसरे होते रहे और हर किस्म की स्टोरी जो वो सामने आ रही थी। लेकिन बहरहाल आज वो चैप्टर भी क्लोज हो गया, और इन अ वे 27th अमेंडमेंट का जो पूरी इम्प्लीमेंटेशन थी मेरा ख्याल आज वो मुकम्मल हो गई है। अब आगे जारी बात है, इसके आगे जो इंटरनल मामला हैं वो तो अपना इदारे के मामला हैं, वो तो नॉर्मल आगे चलता रहेगा। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है बिल्कुल टू अफगानिस्तान को और इंडिया को कि यहाँ पे हायर मिलिट्री स्ट्रक्चर रिफॉर्म हुआ है, रिस्ट्रक्चर हुआ है, और इससे पाकिस्तान की जो ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन है एट द हाईएस्ट लेवल, ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन हो गया, ट्राई सर्विस जो हार्मनी है, कोऑर्डिनेशन जंग के हालात में, या इवन अदरवाइज ऑपरेशन रेडीनेस में, मेरा ख्याल है उस लिहाज से एक पाकिस्तान बिल्कुल अब पीक पोजीशन पे पहुंच चुका है पाकिस्तान की मुसल्लह अच्छा ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि हमने देखा था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी फील्ड मार्शल साहब की कई बार तारीफ की। वो जब भी दौरे में जाते थे तो वजीर आजम शहबाज शरीफ की बारे में भी बात करते थे और फील्ड मार्शल साहब के बारे में भी कई बातें हुई थी। तो क्या समझते हैं आप कि इस दौरान ये एक मुस्बत फैसला हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की कुछ खास बन नहीं रही है और दूसरी जानिब जो है वो भारत भी बैठा हुआ है। तो इस वक्त जो मुखालिफिन है, चाहे वो भारत हो या अफगानिस्तान हो, उसे दो टोक पैगाम जो है वो मिल चुका है। क्योंकि फील्ड मार्शल साहब ने हेड किया था जब भारत के साथ पाकिस्तान की जंग हुई थी, तो अफगानिस्तान सोच सकता है कि अगर कोई ऐसी जारियत की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए जी, बात बिल्कुल सही है। भारत के साथ जब ये आर्मी चीफ थे तो उस वक्त आपने देख लिया कि कैसे मई में उनको ह्यूमिलिएट किया गया और उनको कैसे शिकस्त दी गई, और उसके बाद ये पहली मरतबा हुआ, मुझे याद नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में कुछ छोटे मोटे तो बॉर्डर क्लैशेस होते रहते हैं अफगानिस्तान के साथ, लेकिन ये पहली मरतबा था कि बड़े पैमाने पर आज से कुछ 8 हफ्ते पहले बॉम्बिंग हुई है, एयर स्ट्राइक्स हुई हैं अपना अफगानिस्तान के अंदर, और वहाँ पर जो दहशतगर्दी के अड्डे हैं उनको
निशाना बनाया गया, उनको तबाह किया गया, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया अफगानिस्तान को। तो लिहाजा एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि मैसेज ये दिया जा रहा है कि कोई भी किसी किस्म की जारियत किसी भी शक्ल में हो पाकिस्तान के खिलाफ, तो मुसल्लह अफवाज जो है वो उसका बड़ा भरपूर जो है उसका रिस्पॉन्स हो गया, क्योंकि हम जारियत जो है करना खुद अपने तौर पर वो तो हमारा एजेंडा नहीं है, वो हमारी पॉलिसी नहीं है, लेकिन अगर हम पे किसी किस्म की जारियत मुसलत होती है इंक्लूडिंग दहशत गर्दी हमले अफगानिस्तान से, तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। और मेरा ख्याल आइंदा भी ये, और मुझे लगता है कि अभी सऊदी अरेबिया, आपको मालूम है सऊदी अरेबिया में जो मुज़ाकरात हुए 3 दिन पहले वो फिर नाकाम हो गए। उसमें कोई सिर्फ इतना एग्री किया गया कि हाँ जी हम सीज फायर को जारी रखेंगे, लेकिन कोई मैकेनिज्म और मॉनिटरिंग, वो तमाम चीजें जो हम चाहते हैं, जो टर्की में भी टर्की ने भी कोशिश की थी, वो अभी तक नहीं हुए, बल्कि अफगानिस्तान की तरफ से ज्यादा जारहाना आप देख रहे हैं कि बातचीत हो रही है और वो पाकिस्तान को बहुत प्रोवोक कर रहे हैं, और दहशतगर्दी में कोई कमी नहीं आई है, दहशतगर्दी बढ़ रही है। अब इस्लामाबाद तक दहशतगर्द जो है उनकी हिम्मत होगी कि वो उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद में भी 1-2 हमले किए हैं। तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का चैलेंज है अपना केपी के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से, और ये इंडिया अफगानिस्तान का नेक्सस जो है, जाहिर बात है ये पाकिस्तान को आराम से बैठने नहीं देगा। तो ये तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अपना सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं जो मेरा ख्याल है अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और हमारा पूरा जो निज़ाम है अपना मुसल्लह फौज का, वो तो अब फेस करेंगे। बिल्कुल ठीक है। परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज साहब, 27वीं आईनी तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ करवाया गया था, नोटिफिकेशन का इंतज़ार हो रहा था और आज जो है वो नोटिफिकेशन आ गया है। सदर जरदानी भी इसकी मंजूरी दे दी है। क्या समझते हैं आप कि कितना मुस्बत फैसला हुआ है? साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बानी पीटीआई की मुलाकातों पे अब पाबंदी लग गई है। वजीर आला सोहेल अफरीदी साहब कई बार गए लेकिन मुलाकात ना हो सकी, और अब इस पाबंदी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या होगा? पहली बात तो है कि पूरी कौम को मुबारक हो। इस वक्त हिंदुस्तान और अफगानिस्तान समेत जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए थे, जो बहुत सारे यूट्यूबर थे, बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, और फिर जो मुल्क से बाहर बैठे हुए थे, चाहे वो लंदन बैठे हुए थे, और जो शहजाद अकबर से लेकर फिर शहबाज गिल से लेकर मोईद पीरज़ादा से लेकर बहुत सारे दूसरे ऐसे लोग हैं, मेरा ख्याल है उनको आज थोड़ा सा कुछ शर्म महसूस करनी चाहिए कि जिस किस्म की वो प्रोपोगंडा कर रहे थे अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, फील्ड मार्शल के खिलाफ, वो फील्ड मार्शल जिसको दुनिया आयरन मैन के नाम से जान रही है, वो फील्ड मार्शल जिसने पाकिस्तान को 70-75 साल में वो हिंदुस्तान के खिलाफ अपने से 10 गुना बड़ी फौज के खिलाफ वो जीत दिलाई है जिसके बारे में शायद पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था। तो उसके बारे में जो प्रोपोगंडा कर रहे थे, और फिर साथ में उसको नवाज शरीफ से जोड़ रहे थे कि नवाज शरीफ नहीं चाहते कि ये नोटिफिकेशन हो, और वो नवाज शरीफ जो खुद चल कर जाकर वोट देकर आए इस तरमीम के लिए जिसमें उनको फील्ड मार्शल बनाया गया और जिसमें CDF का, ये सारी चीजें उस नवाज शरीफ के खिलाफ। अगर नवाज शरीफ किस जगह पे ऑन बोर्ड ना होते तो वो ये वोट डालने भी ना जाते, तो जब वो वोट डालकर आ गए तो वो कैसे रुकावट हो सकते हैं। फिर ये कहा गया कि शहबाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए हैं, वो अपनी फैमिली के पास 4 दिन के लिए प्राइवेट विजिट पे गए थे, उसको भी प्रोपोगंडा किया गया। फिर फौज और हुकूमत के दरमियान में जिस किस्म की लड़ाइयां, झगड़े और खबरें बनाकर पेश की, बड़े बड़े सहाफियों से लेकर बड़े बड़े यूट्यूबरों से, मेरे ख्याल में वो आज थोड़ा बहुत शर्म महसूस करेंगे कि अपने मुल्क के साथ कम से कम ये नहीं करना चाहिए। ये अपने मुल्क की वो ताकतें जो आप जब सो रहे होते हैं और वो जाग रहे होते हैं तो कम से कम उनके खिलाफ नहीं करना चाहिए। दुश्मनों को भी करारा जवाब मिल गया है इस नोटिफिकेशन के बाद। मैं कह रहा हूं कि दुश्मनों को भी मिल गया है, और जो दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं उनको भी जवाब मिल गया है। जिनको दुश्मनों के साथ बैठकर ज्यादा मजा आता है बनिस्बत अपनों के साथ बैठने, उनको भी मजा मिल गया है। जो अपनों के टीवी चैनल के बजाय जाके दुश्मन मुल्क के टीवी चैनल पर जाकर बैठते हैं और वहां पे प्रोपोगंडा करते हैं और अपनों को डराते हैं, उनको भी जवाब मिल गया। मेरे ख्याल में सबको जवाब मिल गया, कोई ऐसा रह नहीं गया। वो चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठा हो या दुनिया का कोई भी मुल्क जो पाकिस्तान के खिलाफ बुरी नजर से देखता हो, उनको जवाब मिल गया है। और अगला जवाब जो मिलेगा वो आप देखेंगे। अब ये जो आप बता रहे ना कि मुलाकातें, मैं कह रहा हूं मुलाकातें नहीं बंद होनी चाहिए, निकले हमेशा नहीं बंद करने चाहिए, बल्कि इनको पकड़ के उनके इमरान खान साहब के साथ ही बंद कर देना चाहिए। ये माशाल्लाह ऐसे इन्होंने कोई ना कोई जुर्म जरूर किया हुआ है, जो इन्होंने जुर्म किए में जुर्म में पकड़े और पकड़ कर उठाकर अंदर फेंक दें, ये सबसे बेहतर होगा। देखिए आप ये कंप्लेन करते हैं मिलने नहीं देते, और जब मिलने देते हैं तो फिर बाहर आकर
जिस किस्म की बेहुदा ट्वीट, मैं कह रहा हूं कि बेहुदा लफ्ज में बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस किस्म की ठीक है। बेहुदा ट्वीट कल इमरान खान के ट्विटर हैंडल से आई है, क्या आपको लगता है कि वो किसी अपने मुल्क के चीफ फील्ड मार्शल के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं? बिल्कुल उनको ठीक है। अफगानियों से प्यार वकास है बान कि साहब अफगान हमारे साथ के मौजूद खिलाफ हैं, जाती हो रही है, और रहनुमा अपनों है के बारे में क्या पाकिस्तान बात तहरीक कर रहे हैं? इंसाफ के। बहुत शुक्रिया वकास साहब आपके वक्त का। थैंक यू। वकास साहब, पहले तो वजीर आला को मुलाकात नहीं करनी दी जाती थी और अब तो बानी पीटीआई की हमशीराओं पे भी पाबंदी लगा दी गई है। क्या समझते हैं आप कि कैद तन्हाई के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सर डिस्कस करते थे कि बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा गया है, लेकिन अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये है कि बहनें भी मुलाकात नहीं कर सकेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये किसी भी कानूनी तरीके से इखलाकी तौर पे ये नाजायज है। ये मैं मुताबिक फैमिली मिल सकती है, वकला मिल सकते हैं, उनके फ्रेंड मिल सकते हैं, तो ये ना तो कोई हमारी इखलाकियात इस चीज की इजाजत देती है, ना कानून इजाजत देता है। ये एक सस्ताइत और जुल्म का माहौल और बाजार गर्म किया हुआ इन्होंने। लेकिन इमरान खान वो मर्द कलंदर है कि वो डटा हुआ है। वो कहता है कि मुझे बेशक जेल के अंदर मौत आ जाए, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। मतलब अपनी जो उनकी सोच है और जो उनका नजरिया है अदल और इंसाफ और अवाम की हुक्मरानी का, उससे वो सरेंडर नहीं करेंगे। उस पर ये जितना मर्जी जोर लगा लें, वो जुल्म सह रहे हैं और सहेंगे, और हम अपने हिस्से की दिया करेंगे। अच्छा वकास साहब, क्योंकि बात ये हो रही है, वजीर कानून का कहना ये है कि जेल मैनुअल के मुताबिक और रूल 557 के मुताबिक जेल इंतज़ामिया को अगर ये खदशा हो कि कैदी सियासी गुफ्तगू कर रहा है और उसके पैगामात जेल के बाहर पहुंचाए जा रहे हैं, तो ये एक मैनुअल में एक रूल है कि मुलाकात पे पाबंदी जो है वो लगाई जा सकती है। तो ऐसा भी तो मुमकिन हो सकता था कि बानी पीटीआई की हमशीराएं जाएं, उनकी सेहत दरियाफ्त करें, लेकिन जो अगला लाए अमल है, जो पैगामात है सियासी, वो अडियाला के बाहर ना लेकर आए। देखिए, मेरी बात सुने। एक बंदा सियासतदान है और वो अगर अपने घर में अपनी फैमिली के साथ भी लामहला वो बात तो जरूर होगी जो उसका परसेप्शन है। अभी 2-4 दिन पहले मैं टीवी पे सुन रहा था, पूरे पाकिस्तान ने सुना, मुस्तफा नवाज खोखर ने बताया कि जब नवाज शरीफ जेल में थे लाहौर में, तो बिलावल भुट्टो को मिलने गए, पूरा वफ्द पीपल्स पार्टी का मिलने गया, 12 लोग, और 1 घंटे की मुलाकात हुई बिलावल की और नवाज शरीफ की जेल में। तो कैदियों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता रहा है को मिलते रहे दूसरी पार्टियों। ठीक है वकास साहब, हम आपका रुख करते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ क्लियरली जो है वो आ नहीं रही है। ब्रिगेडियर साहब, क्या समझते हैं आप, मैनुअल के मुताबिक जो है वो मुलाकातें होती हैं कैदी की, और अब ये बताया जा रहा है कि बानी पीटीआई जो हैं वो अपनी बहनों से भी मुलाकात नहीं कर सकेंगे, तो एसओपी को ब्रेक किया गया है, रूल्स को ब्रेक किया गया है। क्या माजी में हमने ऐसा होता हुआ नहीं देखा कि जेल से जो है वो सियासी पैगामात आते रहते हैं? देखिए, ये एक बड़ी एबनॉर्मल सिचुएशन इस वक्त एग्जिस्ट करती है, क्योंकि एक टॉप पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अगर जेल में है और उसको वो लोग मिलने जाते हैं, जिस तरह रोज हम वहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे जाते हैं, धरने भी होते हैं, तो ये जाहिर बात एक सिचुएशन है जो कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए परेशान कुन तो होगी, क्योंकि पूरा वो सोशल मीडिया जो है वो एक्टिव हो जाता है, बाहर के लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है वो आके धरना दे रहा है। हमने पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी चीज देखी नहीं। मैं तो पाकिस्तान की सियासत को प्रेसिडेंट अयूब खान के दौर से देख रहा हूँ, 1960-62 से। तो ये ठीक है, पहले भी सियासतदान हमने देखे हैं, हर दौर में सियासतदान वो जेल में रहे हैं, और लेकिन इस किस्म की सूरत हाल नहीं हुई है कि जनाब उनको वो जेल में है और चलो हजारों में नहीं कहता हूँ, सैकड़ों लोग जो है वो हफ्ते में 2 दफा आते हैं, उनकी केसेस की पैरवी करने के लिए कोर्ट्स के बाहर धरने हो रहे हैं, जेल के बाहर धरने हो रहे हैं। फिर एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, वो जनाब 10 दफा वो आके वहाँ पे धरने दे रहा है। सूबे का लेकिन ब्रिगेडियर साहब, कतल कलामी की माजरत चाहूंगी, जब सुहेल आफरीदी साहब आए तो उनका कहना ये था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो हमें ऑर्डर मिला था हम उन्हीं डेज में आते थे, तो फिर क्या इसमें किसी भी किस्म की कोई एसओपी ब्रेक हुई है?
देखिए बात ये है कि अब ये सारा मामला पॉलिटिकल है ना, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीटीआई। ये जो इतनी सख्त पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन चल रही है गवर्नमेंट और पीटीआई के दरमियान, तो वो कैसे फिर रिफ्लेक्ट होगी? वो रिफ्लेक्ट इसी तरह होगी ना कि जाहिर बात है गवर्नमेंट जो है फिर उसको बुक के मुताबिक जाएगी, वो सख्तियां करेगी। हालांकि मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि सख्तियों में बल्कि नरमी आनी चाहिए, ताकि माहौल, सियासी माहौल पाकिस्तान में बेहतर हो और लोग कहें कि भाई अब हालात जो है सियासी तौर पर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कन्फ्रंटेशन कम हो रही है। बाहर के लोग कह रहे हैं हाँ जी पाकिस्तान अब बिल्कुल फिट हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, और जनाब यह मामला सियासी कशीदगियां भी यहाँ पे खत्म हो रही हैं। तो ये तो अब पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको सोचना ना कि उन्होंने कशीदगियां जारी रखनी है या उन्होंने कशीदगियां को अब स्लोली उनको कम करना है, ताकि एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में बेहतरी आए, कन्फ्रंटेशन कम हो, पोलराइजेशन कम हो, और ताकि हमारा सारे जो एनर्जीज है, हमारा सारा फोकस जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट का वो हो अपने दहशतगर्दों के खिलाफ, जो कि जो जंग जारी है, क्योंकि मुसल्लह अफवाज वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल माहौल को भी तो सावधान बनाना है पाकिस्तान में, ताकि दहशतगर्दों को मैसेज भेजें कि जनाब हम सब एक है, हम सब यूनाइटेड हैं, हम आपके खिलाफ पूरी कौम जो है वो खड़ी है। परवेज साहब से ये जानेंगे, परवेज साहब आखिर ये जो पाबंदी लगाई गई है वो 2 साल बाद क्यों लगाई गई? और सवाल ये भी होता है कि 2 साल पहले भी हमने देखा था कि बानी पीटीआई को लगभग अब 2 साल तो खैर हो ही गए हैं, तो वो पैगाम जो है सियासी पैगामात वो तो आते रहते थे अडियाला जेल से, आज नोटिफिकेशन आ जाना और आज ही के रोज पाबंदी लग जाना, क्या हम इन चीजों को एक साथ कंपाइल कर सकते हैं? जो दिल करता है वो करें जी, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। जिसके मुंह में जो आता है वो, दिल में जो आता है वो सोचे, दिमाग में जो आता है वो सोचे, मुंह में आता है वो कहे। यही कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि आज जो है वो जाहिर है नोटिफिकेशन हो गया तो इमरान खान की मुलाकातों पे पाबंदी लगी है। इमरान खान की मुलाकातों पे पाबंदी बहुत पहले लगनी चाहिए थी। जब वो पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात अंदर से बैठ के करना चाहते तो उन्होंने 26 नवंबर कराया था, उस वक्त पाबंदी लगनी चाहिए थी। जब वो उस वक्त बांग्लादेश के उस बानी को जिसका नामो निशान मिट गया, वो कह रहे थे कि वो वाला माहौल यहाँ पे भी आ रहा है और आप बांग्लादेश बना रहे हैं पाकिस्तान को, उस वक्त पाबंदी लगनी चाहिए थी। फिर 9 नवंबर के जब 9 मई हुआ था ना, तो उसके बाद भी इमरान खान पर पाबंदी लगनी चाहिए थी। इमरान खान पर पाबंदी इस वजह से लगी है कि कल 6 हफ्ते की जो मुलाकातें नहीं करवाई जा रही थी, क्योंकि ये खदशा था कि वो इस 26 नवंबर को भी कुछ करना चाहते हैं। अगर उनको मिलने दिया जाता सुहेल अफरीदी से, तो वो 26 नवंबर पार्ट 2 2025 में करना चाहते थे, इसलिए मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी। तो कल जब उनकी अब ये जो पाबंदी लगाई गई है परवेज साहब, अब ये जो परमानेंट पाबंदी लगा दी गई, अब ना जाने कब भी पाबंदी उठेगी, तो फिर क्या लगता है आपको कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो डी चौक का रुख नहीं करेंगे, इस्लामाबाद पे चढ़ाई नहीं करेंगे? जी बिल्कुल करें, शौक से पूरा करें, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो एफसी अवार्ड में आकर बैठेंगे, लेकिन इस्लामाबाद का माहौल नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके पास एक बहाना है, क्योंकि हमारी कायद से मुलाकात नहीं हो रही, कैदी 804 से मुलाकात नहीं हो रही, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो कभी भी इस तरफ नहीं आएंगे। कर लेते ना, 6 वीक हो गए हैं, उन्होंने तो हलफ उठाने के बाद फौरन ही जेल पर हमला करना था, सीढ़ियां लगा के अंदर इमरान खान को निकालना था, कर लिया, नहीं किया, अब भी नहीं करेंगे। ये जो पाबंदी है ये पाकिस्तान के लिए पाबंदी है, क्योंकि इमरान खान साहब देखे ना, मैं आप मेरे साथी जो साथ बैठे हुए हैं पीटीआई के, उनको जरा वो ट्वीट पढ़कर सुनाएं और उनसे कहें वो इस ट्वीट की तईद करें कि जो इमरान खान ने लिखा है, बल्कि सिर्फ पहली लाइन पढ़ें और बताएं जो काबिल मजम्मत है परवेज साहब। तो काबिल मजम्मत है तो फिर आप क्यों मिलना चाहते हैं इमरान खान से? लोगों को मिलवाकर ऐसी चीजें बाहर ये पीटीआई के अरकान ये बात करते हैं, क्योंकि जाहिर है हम उनसे भी कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनका कहना ये था कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वक्त की जो हेल्थ मिनिस्टर थी यास्मीन साहिबा, उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के टेस्ट करवाए थे और कहा कि ठीक है, अगर पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं तो वो लंदन रवाना हो सकते हैं। तो क्या वजह है कि अगर इमरान खान की सेहत को लेकर कंसर्न है या पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर कुछ कंसर्न है, तो मुलाकात करवाई जा सकती है, चाहे बहनों से हो, चाहे। मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब इमरान खान की सेहत अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, खराब होगी तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को वही सहूलतें फराहम की जाएंगी। लेकिन जब उनकी सेहत ठीक है तो इंग्लैंड में खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब उनके पंखे नहीं उतारेंगे, उनके एसी नहीं उतारेंगे, उनके वो खाने बंद नहीं करवाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन जब उनकी तबीयत खराब होगी ना, खुदा ना करे, तो उनको बिल्कुल वही सहूलतें फराहम की जाएंगी जो उन्होंने मियां नवाज साहब की। पीटीआई के अरकान ये भी कहते हैं कि हमारे दौर में नून लीग ने लॉन्ग मार्च किया था, पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया था, मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च किया था, हमने तो किसी को नहीं रोका। इनके दौर में जितने लॉन्ग मार्च हुए हैं, जितने पीडीएम के जलसे जुलूस हुए हैं, किसी
एक जगह पे गमला नहीं टूटा। इनको आप इनका कोई भी जलसा जुलूस निकाल के देख लें, 26 नवंबर के अलावा 9 मई के अलावा इस्लामाबाद में इनको इस्लामाबाद की कोर्ट ने कहा था कि इनको आने दें और फलां जगह तक आने दें। इमरान खान साहब फलां रेड जोन से आपने आगे नहीं आना, ये आगे आए। इन्होंने आकर इस्लामाबाद में आग लगाई, इस्लामाबाद के दरख्त जलाए, इन्होंने वहां पर जो किया वो सब आपके सामने है। तो ये सियासी जमातों में फर्क होता है। अभी इसी वक्त एक हफ्ता पहले जो है वो लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पे लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं, जमात इस्लामी ने इकट्ठे हुए हैं। क्या पता लगा किसी मुल्क में कुछ जलसा जुलूस या इज्तिमा हुआ है? लेकिन ये 10 बंदे निकल आते हैं। अब देखिए ये 4 दिन पहले क्या हुआ है, 4 दिन पहले स्वाबी में इनके 100 लोगों ने मोटरवे बंद किया है और मोटरवे के ऊपर टायर जलाए हैं, और आप कहते हैं इनको जलसा जुलूस की इजाजत दे दें। बिल्कुल ठीक है। जुल्फिकार अली बदर हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। जुल्फिकार साहब, आपकी पार्टी ने हमेशा आइन की बात की है, जमहूरियत की बात की है, और बानी पीटीआई पे जो है मुलाकातों पे अब पाबंदी लग गई है, हत्ता कि उनकी बहनें जो हैं वो भी मुलाकात नहीं कर सकती। इस पे आपको कमेंट लेंगे, साथ ही आपसे ये भी जानेंगे कि केपी में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं और इस वक्त जो मौजूदा गवर्नर है उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा दो मुख्तलिफ सवालात हैं, उसके दोनों तरफ के मैं अपने ज़ाती एनालिसिस आपको देता हूँ। एक तो पहली चीज़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपने बात की। पीपल्स पार्टी आइन की बात करती है, कानून की बात करती है, और हमेशा से करती आई है और हमेशा ही करती रहेगी। और हम कहते हैं कि वी हैव टू फॉलो द बुक्स एंड वी हैव टू गो बाय द बुक्स, कि जो आइन और कानून कहता है हमें उसी को फॉलो करना है। उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आइन कानून से हट के हो, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। जहाँ तक बात रह गई कि केपी के अंदर गवर्नर राज की, तो गवर्नर राज जो है ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है फिलहाल कि गवर्नर राज लगाया जाए, और हम समझते हैं कि बैठ के गुफ्तगू के जरिए ही मामलात को हल किया जाए। यही बेहतर है और यही फायदेमंद है, क्योंकि गवर्नर राज जो है वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जो रवैया, जो एटीट्यूड चीफ मिनिस्टर केपी का और पीटीआई के दोस्तों का है वो सियासी अप्रोच रख नहीं रहे। देखिए, जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं एक सूबे के, तो आपने चीज़ों को इन कोलैबोरेशन विद द फेडरल गवर्नमेंट लेके चलना है, और जो गवर्नमेंट की फेडरल जो फॉरेन पॉलिसी है आपने उसको करना है, ना कि आप सूबे के अंदर रह के आप गवर्नमेंट को डिक्टेट करें कि अफगानिस्तान के साथ कैसा करना चाहिए। जो गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको आपको फॉलो करना है, और आपने उसके अंदर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, फेडरल गवर्नमेंट को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, ना कि आपने बताना है कि जी आप ये एक्शन टेररिस्ट के खिलाफ ना करें, हम होने नहीं देंगे, उल्टा रुकावट डालेंगे। जब इस तरह की सूरत हाल हो वो ये कहते हैं कि क्योंकि हम पश्तून हैं, कबायली चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में प्रोवोक कर सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं, यही वजह है कि अमन जिरगा का जो है वो एहतमाम किया गया था और आपके गवर्नर खुद उस जिरगे में शरीक हुए थे। लेकिन उसका हल कोई नहीं ना निकला मैडम। चीज़ ये है कि ये अमन जरगा जरूर करें, 100 दफ़ा करें, हमें किसी को कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन असल चीज़ है कि हमारे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का, कि यहाँ पे अमन कायम होना चाहिए, वो अमन कायम नहीं हो रहा। आज भी लोग अफगानिस्तान से आके पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर, मुसल्लह अफवाज के ऊपर, पुलिस की फोर्सेस के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करते हैं, उनको शहीद करते हैं। ये चीज़ें रुक नहीं रही। तो आप देखें, आप उनको लीवरेज दे रहे हैं, आप उनको जो है टाइम गेन करने की जो है सपोर्ट कर रहे हैं। ये टाइम गेन करना उनको बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप दुश्मन को मौका दे रहे हो कि आप जो करना है कर ले। तो ये जरगे शरगे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, करें, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं निकल रहा। ये लोग नतीजा केस नहीं है। अभी पाकिस्तान जिस क्रॉस रोड से गुजर रहा है, जहाँ पे पाकिस्तान को जरूरत है, वहाँ पे हमने पाकिस्तान के शहरियों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तान की अफवाज को, ये पुलिस को, तमाम लोगों को जो है हमने सेफ्टी सिक्योरिटी देनी है, ताकि आम लोगों के अंदर ये तासुर पैदा हो कि पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पीटीआई की जो आला क़यादत है वो ये भी कह रही है कि दोहा मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए, इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हुए थे वो भी नाकाम हो गए, तो अमन जरगा एक वाहिद हल है। और इसका दूसरा सेशन जो है वो अनकरीब होने वाला है। शफी जान साहब जो कि मुशीर हैं वज़ीर आला केपीके के, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में ये बात भी की थी। देखिए, ये एक पर्सपेक्टिव है, हम हर एक के पर्सपेक्टिव का
خیال کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو آپشن آپ استعمال کر رہے ہو وہ آپشن ہی مسئلے کا حل ہو. بعض دفعہ ایسی آپ پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں, ایسے کراس روڈ پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو پھر فورس کا استعمال کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے اوپر کوئی بار بار حملہ کرتا رہے گا, ہمارے فوجی بھائیوں کو جو ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں, آپ کی ہماری حفاظت کر رہے ہیں, اگر انہی کے اوپر بار بار حملہ کرتے رہے گا تو کتنی دیر برداشت کر لیں گے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ being offensive is the new defensive, کہ آپ کو اپنی اسٹریٹجی یہ جو ڈیفینسو والی ہے چینج کرنی پڑے گی. You have to be offensive in order to be defensive. تو یہ آپ جو ہے یہ اس طرح کا اوپینین بالکل سنیں, جرگے کریں, ساری معاملہ کریں, but as long as there is no solution to the problem, you have to change the strategy, and I think it's about time کہ پاکستان کو اپنی وقاص اسٹریٹجی صاحب کو ہمارے چینج ساتھ کرنا موجود چاہیے. ہیں. وقاص صاحب آپ نے گفتگو سنی ذوالفقار علی بدر صاحب کی, اس پہ آپ کو میں بھی کامنٹ کچھ لیں کہنا چاہوں گا. جی جی سر پلیز. جی سر بولیں پلیز. دیکھیں میں ایک پوائنٹ کرتا ہوں, پھر آپ اپنے ورڈی کیسے بات کریں. تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ جب تک نہیں ہوں گے تب تک ایک یونائٹڈ رسپانس نہیں ہوگا دہشت گردی کے خلاف. اس وقت کے پی اور بلوچستان جو ہے یہ ہمارے فرنٹ لائن صوبے ہیں دہشت گردی کی جنگ میں. اگر یہاں کی لیڈرشپ آن بورڈ نہیں ہوگی, ان کی یہ ہماری قومی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو آن بورڈ لیا جائے. ان کو آن بورڈ لے کے ایک پھر وہی میں بات کر رہا ہوں تاکہ ہم ایک آواز سے دشمن کے ساتھ جو ہے وہ بات کر سکے. اگر ایک صوبہ اور بورڈ ہی نہیں ہے تو مجھے بتائیں ہم کیسے دہشت گردوں کو شکست دے سکتے ہیں. جی جی وقاص صاحب. جی وقاص صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ناظرین پینل میں مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس.